हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स और मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज मेरे साथ मेरे दो बहुत ही, जिसे कह लीजिए, जिनको मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, जिनको मैं बड़ा मानता हूँ, वो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं। एक तरफ हमारी जो राइट साइड हैं, जुनैद जी हैं, बहुत ही काबिल इंजीनियर हैं और भारत की जो गति शक्ति की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एक इंजीनियर के रूप में भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रिबाहा जी हैं, बहुत ही दिलेर हैं, बहुत ही समझदार हैं और भारत पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए बड़ा काम करती हैं, बहुत बहादुरी से। तो इनको भी सम्मान है। रिबाहा जी अपना खुद भी एक चैनल चलाती हैं, वो उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जुनैद भी चलाएंगे जल्दी ही, तो उनका चैनल ना भी हो तो भी जाके उनको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हमारा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जब तो भी चलें। तभी जाके सब्सक्राइब करें। हाँ जी, थैंक यू जुनैद। तो आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, वो उस देश का बैकबोन होती है, ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बल्कि सोशल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो रूरल पॉपुलेशन अर्बनाइज हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप एग्रीगेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जाते हैं, फिर सर्विस सेक्टर की ओर जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक बहुत जो ऑफ्ट रिपीटेड है बात है, गडकरी जी कहते हैं, और मैंने गडकरी जी से ये बोरो किया है कि अब वो जो अमेरिकन एक राष्ट्रपति थे, अब उनका नाम मैं नहीं जानता, उनके जो ऑफिस में एक वो लगा हुआ था पोर्ट्रेट की, अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज इट्स रोड्स आर ग्रेट, अमेरिका इज रिच बिकॉज इट्स रोड्स आर रिच। ठीक है ना? तो आज इन्हीं चीजों को हम समझना चाहेंगे और इसको समझाने के लिए हमारे साथ जुनैद जी भी है। हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या है उसकी डेवलपमेंट, और उसमें क्या विकास हुआ है या उसमें क्या कमियां हैं, उसके लिए रिवाज जी हैं। तो सबसे पहले, चूंकि जुनैद खुद भी गति शक्ति में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं, तो वो हमें समझाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्पेशली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या उपयोगिता है समाज में, और अर्थव्यवस्था के लिए भी। जुनैद, ओवर टू यू। जी, धन्यवाद अभिषेक सर, मुझे मौका देने के लिए। मैं अगर थोड़ा सा इतिहास से लेके चलूँ इस चीज़ को, तो हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। यूरोप के जो देश है, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या इवन जर्मनी हो, उनकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी से लेके वहाँ के जो सोशल वेलफेयर के जितने भी निज़ाम थे, सब टूट गए थे, पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे। और आज अगर वो दुनिया के अग्रिम श्रेणी के अगर वो देश बन पाए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके इंजीनियर्स का और उनके इंजीनियर्स के द्वारा बना के दिए गए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी जीडीपी का एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर इंडिया में जाए तो हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 14% बैठता है रफली अराउंड, जिसको हम लॉजिस्टिक सेक्टर बोलते हैं। और प्राइमरली इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये ऑलमोस्ट 70% जो हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो रोड पे डिपेंडेंट है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जबकि ये मिनिमम होना चाहिए। अगर लेकिन इसको अगर दूसरे देशों से अगर आप कंपेयर करें, फॉर द टाइम बिंग मैं जो आपने मिशन गति शक्ति की बात की, उसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं कंसीडर लेके चलूँ, तो मिशन गति शक्ति एक वो परियोजना है जिसके अंतर्गत हम जो हमारे एग्जिस्टिंग जो रेलवे ट्रैक्स है उसकी स्पीड को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपग्रेड करके लेके जा रहे हैं, जिससे देश का कीमती वक्त बचे। हर भारतीय का वक्त बहुत कीमती है। तो ये जो गति शक्ति, जो अगर हमारा वक्त बचा रहा है, तो ये भारत की जीडीपी को की जो स्पीड है, जो ग्रोथ की जो स्पीड है, उसमें स्टिमुलेशन क्रिएट कर रहा है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में से रिलेटेड अगर अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर आप देखते हो, तो अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने अनावरण किया 500 से ज़्यादा स्टेशंस का। इसके अलावा एक और खबर आई थी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इसको कवरेज ना मिली,
वो ये थी कि हमने म्यांमार तक रेलवे ट्रैक्स बिछाने की योजना पे काम कर रहे हैं फिलहाल। और इसको लेके सबसे ज़्यादा चीन और बांग्लादेश जैसे देश उत्साही हैं, क्योंकि इसके बेनिफिशियरी वो दोनों देश भी होंगे। और 3-4 दिन पहले की एक और डेवलपमेंट है कि चाइना ने नेपाल तक एक टनल के थ्रू रेलवे के सिस्टम को इंस्टॉल किया है। और देखिए अभी क्या है कि जैसे जैसे हम चीज़ें बढ़ रहे हैं ना, तो जो आने वाला जो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो लॉजिस्टिक्स का है, जो सप्लाई चेन रेजिलिएंट का है, जो बात की जा रही है। तो जो इसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना उत्तम रखेगा, उसकी जीडीपी की स्पीड उतनी अच्छी रहेगी। और उसको दुनिया के देशों में और भी इसके बहुत पैमाने हैं इसको कैलकुलेट करने की, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर करने की। और एक जो सबसे प्रोमिनेंट मेजर ये है कि अगर आपको 100 किलोमीटर अगर एक गुड शिपमेंट करना हो, तो उसमें आपको कितने ड्यूरेशंस लगते हैं उसको करने में। और इसमें हम 40वें स्थान पे आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द एटलीस्ट टॉप 10 या टॉप 5 में आ जाएंगे। थैंक यू जुनैद। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम टॉप 10 टॉप 5 में आएं, और आप खुद भी उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप कॉन्फिडेंट होंगे। रिभा जी, अब आप ये बताइए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप अपने देश में क्या देख रही हैं? हम तो ये सुनते हैं कि रेलवे का डामाडोल हो गया, रेलवे डूब गई, और जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो लाइन बिछा के दी उसके अलावा 1 किलोमीटर की भी लाइन नहीं बिछी है। और गुड्स कैरियर हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, दोनों की हालत खस्ता है। मगर ये भी हमने सुना है कि इलाहाबाद की जो इस्लामाबाद है और लाहौर है और जो कुछ ऐसे आपके मेट्रो सिटीज़ हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही A1 है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कुछ हो। तो आप कैसे देखती हैं अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को? अभिषेक सर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जुनैद जी ने, मैं उनकी काफ़ी बातों से एग्री भी करूँगी, लेकिन लास्ट जो उन्होंने बात की कि वो 5th लार्जेस्ट जो है वो कंट्री होंगे आने वाले टाइम में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। लेकिन अभी मैं यानी कि इंटरव्यू में आने से पहले तो जब मैंने गूगल किया, तो गूगल ये शो कर रहा था कि इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 5th लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, जो ग्लोबली जो है वो लीड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। जी जी जुनैद जी। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हाँ मैं जुनैद प्लीज। मैं स्पीड की बात कर रहा था। अगर जो हाँ, अगर आपको उनका ये फास्टेस्ट कहना था कि 100 किलोमीटर में या कोई डिस्टेंस कितना देर में आप तय करेंगे, माल वाहक वाले, मतलब जो फ्लाइट है। ठीक कहा मैंने जुनैद? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फ्रेट ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी की स्पीड क्या है, उस टू वो कवर 100 पैमाने, किलोमीटर। हाँ, वो उस पैमाने के बेसिस पे जो रैंकिंग है उसकी मैं बात कर रहा था। मतलब मान लीजिए कि आप 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 100 किलो के वजन के साथ कितने देर में तय करेंगे आप, वो ये कह रहे थे। उसको हम जो है आने वाले समय में हम 5th होंगे इन द टर्म्स ऑफ स्पीड विद अ सर्टेन वेट। ठीक कहा मैंने जुनैद? एम आई करेक्ट? बिल्कुल। और इसको मेजर करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। वो अलग अलग सैंपल लेके अलग अलग सैंपल्स का एवरेज लेना पड़ता है, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग्स बनती है। जी अच्छा, जी। जो मैंने इंडिया का मतलब सर्चिंग किया है ना, उसमें ये है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स था, उसमें इंडिया को 5th रैंक दी गई थी पूरे वर्ल्ड में। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस कदर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट वो अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब आ जाते हैं सर पाकिस्तान की जानिब से। ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान यानी कि 1947 की से लेकर अब तक, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए और काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में भी आया और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हिंदुस्तान में भी आया। लेकिन जितना हिंदुस्तान में आया, हमने देखा वो उसको कितना रिफॉर्म किया गया, कितना मॉडिफाई किया गया और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती रहीं। और आज इसकी एग्जांपल ऐसे है कि वो 5वीं रैंक पर चले गए हैं क्वालिटी वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत कम, कोई 1-2% रिफॉर्म किए हैं, जो
अब तक चल रहे हैं, यानी कि 1975 साल गुजर जाने के बाद जो अंग्रेज वो रेलवे सिस्टम छोड़ कर गए हैं ना, उसी को हम जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो बोगीज हैं, यानी कि हमें थोड़ी सी अक्ल आ जाती है कि हम चीज़ों को उसको बेहतर कर लें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे आवाम का नुकसान होगा जो उसमें सफ़र कर रहे होंगे या इस तरह का चीज़ें। तो हम बोगीज भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और रिसेंट एक खबर भी सामने आई थी जिसपे मैंने शॉर्ट भी बनाया था, ये काफ़ी मंथ्स पहले की है, सर्दियों की खबर है, जिसमें चाइना ने हमें बोगीज देने से भी इनकार कर दिया था। और हम उस पर डिपेंड कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात पे भी हमें आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। ये गलती उनकी नहीं है, गलती जी 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 सर। जुनैद। इससे भी इंटरेस्टिंग खबर ये आई थी कि आपके यहाँ कुछ लोग गए थे चाइना में रेलवे बोगीज का इंस्पेक्शन करने, और उनको पता भी नहीं था कि वो जो गेज होता है वो उस गेज की लेंथ क्या है। तो जब वो डिस्पैच होके आपके यहाँ जब वो बोगी आई, तो पता चला जो आपके जो गेज का जो लेंथ है, जो नॉर्मल जो शॉर्ट गेज हुआ करता था ब्रिटिश एरा का, वो गेज है। और उसके हिसाब से गेज मतलब कि जो आपके जो ट्रैक्स की जो डिस्टेंस होती है ना, वो और उस पे वो फिट नहीं बैठता। तो इस इवन इससे इससे बड़ा मतलब जोक क्या हो सकता है। और चलो ठीक है, गेज का प्रॉब्लम था, लेकिन उसमें जो स्विच गियर्स थे वो नहीं थे, ब्रेकिंग सिस्टम उसका अच्छा नहीं था। तो ये भी था। जो असली खबर तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उसमें लोग सबसे बड़ा रिवाज part जी को उनकी बात पहले पूरी करने देते हैं, उनको 3-4 मिनट दे देते हैं ताकि वो अपनी बात रख लें, नहीं तो कहेंगे कि हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं। जी रिवाज जी, अब आप अनइंटरप्टेड बोलिए, आपको पूरा जी समय जी। दिया जाएगा। तो बोगीज हम मतलब एग्जांपल, तो सबसे बड़ी खबर तो यही होगी ना। बोगीज के अंदर गियर्स वगैरह आते हैं, सारी चीजें उसमें आती हैं ना। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था वो बोगीज का था, कि बोगीज जो है हम चाइना पे उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने आंखें दिखाई। चले वो बातें तो छोड़ें। जब इमरान खान साहब का दौर आया था, तो उन्होंने काफी कहा कि मैं ऑरेंज सिस्टम बनाऊंगा, लाहौर को ऐसे मेट्रो दूंगा, लाहौर के साथ लाहौर में ये डेवलपमेंट करूंगा, वो डेवलपमेंट करूंगा। तो हम देखते ही रह गए, और उनकी वादों पे उन्होंने नो डाउट ये था कि वादा पूरा किया, लेकिन जो बजट था ना, उस बजट से भी ज्यादा वो मुख्तस कर चुके थे। जी जुनैद जी। पहले बोल ले, फिर मैं बोलूंगा। हाँ हाँ, नहीं, इनको बोल जुनैद लेने साहब, दीजिए, साथ सही बात। साथ ये डिबेट का हिस्सा है, आप साथ साथ अपने इंफॉर्मेशन भी शेयर करें। अच्छा कर लीजिए भाई, करने को दे लिए। इमरान खान ने क्या रेलवे का निज़ाम बेहतर करना था, उनकी गवर्नमेंट है केपी में, 15 साल होने जा रहे हैं। और 12 या 13 साल हो गए पेशावर मेट्रो को, और अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। और टाइम टू टाइम उसके वीडियोज आते रहते हैं, और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं उसको देखता हूँ, तो इतना गंदा क्वालिटी का वर्क हुआ है कि लगता नहीं है कि वो सरवाइव भी कर पाएगा कल को। उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 20 टाइम इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और आए दिन देखने को मिलता है कि जो ब्रिजेस जो बनाने थे उसके नीचे कोई सलून खोल के बैठ गया है, कोई फल की रेडी लगा रहा है। तो ये कारकर्दगी है इमरान खान की। और जो आप ऑरेंज लाइन की बता रही है बात, तो दुनिया में इकलौता मेट्रो हमने देखा जो कि डीजल पे चलता हो। तो ऐसा मेट्रो का निजाम हमने कहीं नहीं देखा दुनिया के किसी भी कंट्री में। और हद तो तब हो गई कि एक दफा डीजल खत्म हो गया तो लोग धक्का देके उसको स्टेशन तक पहुंचाया। अच्छा जुनैद जी, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपने मेट्रो का सफर नहीं किया, कभी रेलवे का सफर नहीं किया, जस्ट बिकॉज के मेरे तो फादर को बुरा मत मानिएगा, आपने सफर किया किस चीज का? मेट्रो में गई नहीं, रेलवे में गई नहीं, क्या किया क्या आपने भैया? मैं बाइक पे जाती थी अपने फादर के साथ यूनिवर्सिटी। तो आप ये भी लाहौर के बाहर कभी नहीं गई हैं? लाहौर के बाहर कोई और शहर नहीं देखा आपने? मैंने लैलपुर को देखा है, लैलपुर देखा। उसके अलावा मैं मरी गई, जिसके मैंने व्लॉग्स भी बनाए, इस्लामाबाद देखा, और तो कैसे गई आप ये सब जगह? स्कूटर पे? गाड़ी से गई ऑब्वियसली, अपनी मरी गाड़ी। ये कार से थी और भाई के साथ, और लायलपुर ये बस से गई होंगी क्योंकि नहीं, सम टाइम बस का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारी अपनी कन्वेंस ही होती है जब भी जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं लायलपुर में, जो भगत सिंह का जो घर है लायलपुर हाँ में लालपुर जिस का, एरिया। फैसलाबाद, आज का प्रेजेंट फैसलाबाद। हाँ, तो एक- जो घर जिनके जेरे इंतजाम है साकिब भाई, वो हमारे दोस्त है। तो अच्छा अच्छा। तो मुझे इस वजह से थोड़ा सा मालूम है। और जो
ये जो आप जो वीडियो करते हैं ना, परफेक्ट रिएक्शन, मुजफ्फर भाई, हम्म, वो भी लालपुर के ही हैं, आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। हाँ हाँ हाँ, जी, वो यस भी। हम्म। हाँ, सॉरी अभिषेक सर, आपको मुजफ्फर भाई को भी ऐड करना चाहिए था यहाँ पर। हाँ, तो अगली बार चीजें जरूर करेंगे। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट टाइम कोई नहीं। अब देख लें इमरान, जैसे आपने इमरान खान साहब की बता दी कि बजट से भी मुख्तस कर चुके थे और चीज़ें उस तरह नहीं हैं जो हम देखते हैं। और अगर मैं मतलब मैंने खुद तो सफ़र नहीं किया, लेकिन जो इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग में जो मेरी फ्रेंड्स या जितने भी लोगों ने रेलवे का सफ़र किया है, ट्रेन्स में जब सफ़र करते हैं तो वो एक कोई मजबूरी के तहत सफ़र करते हैं और इतना रिलायबल नहीं होता और चीज़ें उस तरह नहीं होती। एक तो ट्रेन लेट हो जाती है, या किसी को अगर सस्ते टिकट चाहिए हो, चीप टिकट चाहिए हो, तो वो फिर ट्रेन को प्रेफ़र करता है और इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं। अब रिसेंटली आपने देखा कि हज़ारा में हादसे भी हुए, फिर लोग इस बात पे भी डरते हैं कि हजारा कहीं ट्रेन, हजारा ट्रेन की बात कर रहे हज़ारा हैं। हाँ, ट्रेन में भी जो है वो हादसा हुआ और काफ़ी लोग जो हैं वो जान बहक हो गए और काफ़ी मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ा और अगर एक जान भी जाती है तो पूरी इंसानियत का वो एक कत्ल करने वाला हिसाब होता है। अगर हम अपने रेलवे सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते हैं तो चीज़ें जो हैं वो एक ये उनका कत्ल करने के बराबर ही हो गया। आप अगर एक सेफ्टी नहीं किसी को प्रोवाइड कर रहे, तो मैं समझती हूँ कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? अब देखिए रेलवे सिस्टम्स की बात तो चले साइड पे कर लेते हैं ना हम। हमने अपनी जो मैं जब छोटी थी ना लिटरली मेरे ख़्याल से जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, तो तब टाँगे चला करते होते थे। 25 साल तो मुझे मतलब हो गए हैं, मतलब कह सकते बिल्कुल। हैं 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? 19-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया व्यूअर्स था। ध्यान दें, वहाँ अपना एज बता रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं 25 साल की हो गई, इसमें कोई शर्म वाली लेकिन बात विवाहा जी, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि हमारे आपके एज में 17 साल का डिफरेंस है। भाई मैंने अपनी जब जो मैं बनारस में बड़ा हुआ, हमारे यहाँ तो वो वाराणसी महानगर की बसेस चलती थी और ये वो, यार तांगा तो मैंने भी नहीं देखा है अपनी लाइफ में, मैं इतना मैंने भी देखा है, मैं यार। स्कूल जाती थी, टाँगे पे जाती थी मैं स्कूल। मेरा बचपन में स्टार्ट हुआ, मेरे फादर आउट ऑफ कंट्री होते थे, तो मेरी मदर ने सबसे पहले तो वो जो ज़्यादा रिलायबल था वो टाँगा था, तो उस पर बसेस हम नहीं चलती थी आपके यहाँ? बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती नाम की होंगी, चीज नहीं होती थी? लेकिन जो है वो यूटिलाइज़ में जो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाएँ, तो मेरे ख़्याल से मैंने तो वही स्कूल यूज़ बस किया। होती थी आप लोग के यहाँ? स्कूल बसें होती हैं, मतलब जो नहीं, बस स्कूल देते? स्कूल बस मेरे ख़्याल से अभी इतना देख, कॉमन आप नहीं था। एटलीस्ट ये पूछे कि इनके यहाँ स्कूल होते हैं कि नहीं, आप ऐसा बेसिक सवाल पर पूछे, ये ना हॉस्पिटल होते हैं। स्कूल तो होते हैं, स्कूल तो ये खुद ना ही कह रही हैं गई थी अब स्कूल में। तो आपके यहाँ स्कूल बसेस नहीं होती हैं? स्कूल बस इन अ सेंस असल में मेरा जो स्कूल था ना वो 15 मिनट्स पैदल भी चलकर जाते ना तो आ जाता, तो किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो कोई अगर टांगे के अलावा कोई बस का इस्तेमाल कर लिया जाए। अरे और उस भाई, टाइम मेरा प्रश्न ये नहीं है, बाकी जिनका घर वहां से 40 मिनट दूर था, उनके लिए स्कूल बस थी क्या? अब स्कूलों में मैं बस होती थी क्या? रिक्शा लोग लगवाते थे अपने बच्चों के लिए, ज्यादातर खुद छोड़ कर मतलब आते स्कूल थे बस जो नहीं अपनी होती इर्द थी, गिर्द स्कूल के की बसेस सराउंडिंग में। नहीं होती? हो स्कूल सकता है बसें रिवान इतनी खास नहीं ऑब्जर्व होती थी, ना किया इतनी हो, खास नहीं थी। ऑब्जर्व टांगे ज्यादा ऑब्जर्व। खास थे, टांगे हाँ, चलते थे तो लिटरली मतलब मेरे ख्याल से मैं तीसरी क्लास तक या 2 क्लास तक मैंने जो है वो टांगे में मुझे स्कूल से घर छोड़ा जाता था। अच्छा, और और चौथी क्लास से आप घोड़े को ही लेके चली गई सीधा? टांगा खत्म हो गया? क्या किया आपने चौथी क्लास उसके के बाद बाद? फादर खुदा बाइट से का आके खौफ करे छोड़ हैं। के आते। मैं कह हैं? रही हूँ मेरे फादर बाइट से आगे थे, वही मुझे छोड़ के आते थे, वही लेने जाते थे। तो फिर उसके बाद से अब तक यानी कि यूनिवर्सिटी तक मेरे फादर ने बहुत ड्यूटी दी है मुझे, यूनिवर्सिटी इवन कि जब यूनिवर्सिटी यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी मेरे घर से 1 घंटा लगता था वहां पर जाने अच्छा, में। एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपका जो स्कूल था वो कोएड होता है पाकिस्तान में? स्कूल में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, ऐसी स्कूल होती है आपके यहाँ? सोचना पड़ रहा है। हाँ। बेसिकली मैं बात करूँ सर तो को नहीं था, मैं कभी भी स्कूल में को नहीं पढ़ी, मैं मतलब गर्ल्स स्कूल सिस्टम में रही हूँ। यूनिवर्सिटी में आके को हुआ था, वो भी मैंने बड़ी जिद की थी कि मैंने जाना है तो यूएमटी ही जाना है। तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मेरी जिद पूरी की और मुझे यूएमटी में एडमिशन करवा लिया। और मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है कि वो मुझे 4 साल मेरी ड्यूटी देते रहे। इवन कि सर्दियों में भी अगर 8 बजे क्लास होती थी तो मैं 7 बजे मेरे फादर निकलते थे, वो पहले मुझे छोड़ के आते थे फिर लेकर आते थे
और अगर कभी एक क्लास होती थी और सुबह 8 बजे होती थी तो 7 बजे घर से निकलते थे, वो बेचारे 1 घंटा बाहर खड़े होके मेरा वेट करते थे। इस तरह उन्होंने मेरी ड्यूटीज़ दी हैं। तो मतलब 4 साल वो मेरी इस तरह ड्यूटीज़ देते रहे, यानी कि तब से लेकर फिर बाबा ने ही ड्यूटीज़ दी। हालाँकि तब सब कहते थे कि ऑटो लगा दो, ऑटो लगा दो। नहीं, बाबा कहते थे मैं अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी किसी पे भी नहीं डालूँगा। मैं अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी खुद ही जो है उसको करूँगा। आपके पिताजी को हम सबका बहुत-बहुत वो कि इतनी प्रोग्रेसिव सोच थी, आपको पढ़ाया-लिखाया, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में। तो हम सब की उनको और आज मैं एक मज़े की बात रिवील करूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे फ़ादर बाहर थे, तो मेरा जो एडमिशन करवाया गया था, वो मदरसा एजुकेशन सिस्टम में करवाया गया था। हाँ, एक अच्छा। हाँ जी, 6 मंथ मेरा वहाँ पे एडमिशन था, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ? मेरे फ़ादर भी बाहर होते थे बेसिकली, और मेरी मदर जो है वो मतलब आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम कुछ इस तरह का था। तो मैं 6 महीने जो है मदरसा एजुकेशन सिस्टम को झेलती रही हूँ। उसके बाद जब मेरे फ़ादर मेरे ख़्याल से 1 मंथ की वेकेशंस पर आए थे पाकिस्तान, जब उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ कर आते थे, तो मुझे जब उन्होंने देखा मेरे स्कूल स्कूल का माहौल, तो उन्होंने फिर मेरा स्कूल चेंज कर दिया था। और मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा मेरे लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, हमेशा से उन्होंने मेरे लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। उनका फैसला बहुत ही अच्छा था। आज हमें एक इतनी काबिल होनहार यूट्यूबर मिली है जो कि उनके देश और हमारे देश के फ्रेंडशिप के लिए मैंने कार्य कर लिटरली रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं मतलब इतनी जल्दी मैं अपने चैनल मेरा इतना चैनल होगा। मैंने कभी बचपन में ऐसा ख्वाब सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों की फैमिली में कभी इस तरह कोई लड़की सोशल मीडिया पे काम नहीं किया किसी ने। कोई इतना एडवांस माहौल नहीं था, मतलब सब एक थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव भी नहीं कह सकते, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान की कल्चर है एक उस मिडल तरह। क्लास फैमिली थी, मतलब बात खत्म हो गई। एग्ज़ैक्टली। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह अपना चैनल बनाऊँगी, यूनिवर्सिटी जाऊँगी। इवन कि मैंने यूनिवर्सिटी जाने का भी नहीं सोचा था। और फिर मुझे शौक था पढ़ने का, और फिर मैंने सोचा, और मेरी ज़िद थी कि मैंने मास कॉम में जर्नलिज़्म में एडमिशन लेना है। फिर आगे वहाँ पर मैं काफ़ी अरसा प्रैक्टिस भी करती रही अपने जर्नलिज़्म की। ठीक है, और आज का उर्दू टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर किसी जी, दिन जी सर, बैठेंगे और आपके सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपने नहीं, नहीं, बोला तो बड़ा अच्छा लगा और एक दिन हम लोग इस पे भी बात करेंगे अपने-अपने पर्सनल लाइफ पे। और धन्यवाद कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा कि अपनी पर्सनल बातें शेयर की और हमारे व्यूअर्स इसको बहुत पसंद करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है। अच्छा जुनैद, अब आप बताएँ कि ये जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है, इसका इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इम्पैक्ट होगा? ज इ इ इसकी इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है, वो क्या होगी और सोशल कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं आप? मैं अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करूँ तो अच्छा रहेगा अभी फ़िलहाल। हाँ, तो तो हुँ, हाँ, जी, आप बोलें, आप बोलें। हाँ, तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही जो हमारी जो रेलवे थी उसको मिलिट्री के लेवल का प्रेफ़रेंस मिलता रहा है, हमेशा से। तो जैसे इंडियन आर्मी इम्पोर्टेंट अंग थी सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वैसे ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे वो रेलवे को तरजीह दिया करते थे उसी हिसाब से। लेकिन इवेंचुअली जब देश आज़ाद हुआ तो फिर इंडियन रेलवे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और एक करप्शन की मशीन बन गई थी। फिर एक फेस आया 2012 एंड 13 के बाद से। पीआईबी पे अभी भी अवेलेबल है मनमोहन सिंह के एरा की वो प्रेस रिलीज, जिसमें बहुत अहम डिसीजंस लिए गए थे रेलवे को मॉडर्नाइज करने के 2013 में। और जो अभी जो इनॉग्रेशन हुआ 500 प्लस स्टेशन का, ऑल्दो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन इससे भी बड़ा एक प्रोजेक्ट प्रपोजल होने वाला था जो कि इवेंचुअली हमने उसको इंडियनाइज कर लिया। तो जो यूरोप ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, EKTS बोलते हैं, समथिंग अराउंड दैट 2.0 3.0 उसका वर्जन अपग्रेड होते रहता है। उसको लेके मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में एक कोटेशन आया था समवेयर अराउंड 35,000 करोड़ का। अगर उसको ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर गवर्नमेंट उसको उस वक्त फाइनलाइज कर लेती तो हम उस वक्त यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेन को अपग्रेड कर चुके होते। लेकिन फिर भी हमने अपने इंजीनियर्स पे भरोसा किया और हमने अपना खुद इंडियनाइज वर्जन निकाला यूरोप के जो सिस्टम जो था सिग्नलिंग सिस्टम उसका, जिसको हम टिकास बोलते हैं या कवच सिस्टम बोलते हैं। अभी बालासोर इंसिडेंट के बाद से बहुत ज़्यादा कवच सिस्टम की बात हुई। तो ये उस वक्त से ही शुरू हो गया था कि हमें रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड करना है, जो उस वक्त
somewhere around 60 to 70,000 करोड़ 60 to 70,000 किलोमीटर का जो ट्रैक्स था उसको 100% इलेक्ट्रीफाइड करना है। एडिशनल ट्रैक्स के लिए की जो जहाँ गुंजाइश है उसको फर्दर ले जाना है। और 2023 में जो लिया गया डिसीजन, आज 10 साल लगे, आज हम ऑलमोस्ट 95-98% तक इलेक्ट्रीफाइड कर चुके हैं अपने ट्रैक्स का। और मेरा पर्सनल अगर कंट्रीब्यूशन को अगर मैं बात करूं, ऑल्दो मैं नहीं करना चाहता, तो समवेयर अराउंड 4000 किलोमीटर ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन में मेरा योगदान है एज अ प्लानिंग इंजीनियर। और ये जब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो ट्रैक की स्पीड अपग्रेडेशन का काम जो बहुत तेजी से चल रहा है, और उसका पर्पस है कि जो हमारा वंदे भारत जो ट्रेन है, जिसको ट्रेन 80 बोलते हैं, उसको ट्रैक पे दौड़ाया जाए। और ट्रेन 18 या वंदे भारत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारी जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो एक भरोसा है कि एक भारतीय स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन बना सकता है। अगर आप अभिषेक जी, अगर आप यूएस कभी जाना हुआ है, मुझे नहीं पता, या यूरोप के किसी देश में जाना हुआ हो, तो, या इवन नहीं भी जाना हुआ हो, तो कोई अगर जानने वाला हो तो आप पता कर सकते हैं जो यूरोप की जो ट्रेन्स है या इवन अमेरिका की जो ट्रेन्स है उसमें कितना शोर होता है कंपेयर टू इंडियन ट्रेन्स। जो हमारी जो ट्रेन्स है उसके जो कोचेज जो बनते हैं उसके लिए मेटलर्जी की प्रॉपर स्टडी हुई है, उसके जो पेंट्स हैं उस पेंट्स पे प्रॉपर स्टडी हुई है कि वो कैसे पेंट्स यूज किए जाए, कैसे स्टील बॉडी यूज की जाए एलॉय कि मिनिमम आपका जो नॉइज आए, नॉइज रिडक्शन की टेक्निक्स को यूज किया जाए। इस हिसाब से हमने R&D करके उसको फर्दर डेवलप किया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अभी आप जो पूछ रहे थे जो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन, तो अगर इवन आप कुछ 4-5 सालों से आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे यहाँ जो पहले ट्रेन जो 20-20 घंटे, कभी कभी 24-24 घंटे, इवन मैंने 3 डेज के डिलेज देखे हैं ट्रेन के परिचालन में, वो अब घट के बहुत कम हो गया है। जो रेयरली अगर कभी ऐसा होता है कि ट्रेन 1-8 घंटे लेट होती हो, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर किसी जैसे हमारे यहाँ जो ट्रैक्स की जो जहाँ पे सिंगल ट्रैक्स थे वहाँ पे डबल ट्रैक्स हमने कर दिए, जहाँ पे डबल थे वहाँ पे ट्रिपल भी कर दिए। अगर आप दिल्ली से अलीगढ़ तक आएंगे तो आपको ट्रिपल ट्रैक्स मिलेंगे। फिर अलीगढ़ से आगे कानपुर तक जाएंगे तो अभी फिलहाल तो डबल ट्रैक्स हैं, लेकिन थर्ड ट्रैक्स प्रपोज हो चुके हैं और जिसपे काम भी शुरू होने वाला है। तो अगर आपके पास सिंगल ट्रैक है तो वहाँ पे आप एक ट्रेन एक टाइम में दौड़ा सकते हैं, लेकिन डबल ट्रैक हो जाने के बाद से इसकी स्पीड, इसकी इफिशियंसी 8 टाइम्स बढ़ जाती है। जो ये एक अनसेड रूल है रेलवे ऑपरेशंस की। तो अगर आप 1 से 2 जाते हैं, 2 से 3 जाते हैं, तो आप नंबर्स ऑफ ट्रेन्स बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने जो ट्रैफिक की जो ट्रैफिक जो अननेसेसरी का जो माल गाड़ियों से हो गया था उसको डाइवर्ट करने के लिए DFCC जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको लेके आया है, जो फर्दर भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ेगा, जिसकी कनेक्टिविटी जो पोर्ट्स हैं, जो हमारे जो क्रिटिकल जो पोर्ट्स है, चाहे वो मुद्रा में हो या मुंबई में, चेन्नई में, तो इससे कनेक्टेड होगी। और ये एक ऐसा स्पाइडर वेब होगा ना, अगर मैं एक बिग पिक्चर प्रेजेंट करूं, तो एक सिविलियन अगर किसी ट्रेन से जाता है तो एक सिटी से निकलेगा, दूसरी सिटी में जाएगा, तो सीमलेसली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब उसको ट्रांजिट करना होगा तो इतना फास्ट होगा, उसमें इतना वक्त बचेगा भारतीयों का कि पता नहीं लगेगा। और ऐसे ही अगर आप अगर कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एक लिमिट तक अगर आप ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर वहां से वो ट्रेन पे गई, फिर वहां से वो पोर्ट पे तुरंत पहुंच गई, फिर वहां से वो एक्सपोर्ट हो गया, तो ये इतना सीमलेसली ट्रांजिशन होगा कि आप इससे जो हमारी जो स्पीड है, जो गति है, या जो गति शक्ति का जो उद्देश्य है, वो बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। वो 40 से 5 का जो टारगेट है ना, वो बहुत तेजी से हम अचीव कर पाएंगे। फिर जो मुकाबला होगा ना, फर्स्ट वर्ल्ड की जो टॉप 5 बिग 5 जो कंट्रीज है, उनसे मुकाबला होगा। फिर देख लेंगे कौन सुपर पावर फर्दर। अच्छा, आपने अभी ये जो कहा 40 से 5, यानी जो 40वां रैंक है हमारा और उससे जो हम 5th रैंक पे आएंगे,
वो वाली आप बात करेंगे, फिर उसके बाद वो होगा। अच्छा रिभा जी, आपसे चूंकि अब बहुत समय हो गया है तो आपसे एक वो पूछना चाहेंगे मैं कि मैं एक जी अपनी बताइए। बात भी रख हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, जैसे बताइए। मैंने कहा कि जो है 5th रैंक पर आया, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 194th रैंक पर है। तो जी, इससे पाकिस्तान और जो है इंडिया का डिफरेंस पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कि 75 सालों में उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है और हमने कितनी डेवलपमेंट की है, और चीज़ें किस तरह किस वे में जो है वो किसने ज़्यादा रिफॉर्म की हैं। अब हज़ारा वाला कल भी ट्रेन जो है इंसिडेंट हुआ, उससे पहले और हमने देखा कि परसों भी ट्रेन इंसिडेंट हमारे सामने आया और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई और काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। अब यूटिलाइज़ हम कैसे करें? अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अल्लाहपुर एक बात बस ये कहना चाहूंगा और आपसे प्रश्न पूछूं ताकि फिर आप दोनों बातें जोड़ दीजिएगा। देखिए, जी, पहली बात तो आप अगर 190 या जो भी आपने बताया उसमें आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोमालिया 212 रैंक पे है, तो इतना भी आपका बुरा रैंक नहीं है। तो मैं वो आपसे ये 5 में हम ऊपर से टॉप 5। सर हाँ, दिल को बहलाने को ख़्याल अच्छा है गालिब। नहीं गालिब हों चाहे वो शेरशाह सूरी हों, किसी के दिल को बहलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोमालिया का 212 है तो आप 190 पे बुरे नहीं हैं। तो आप यू आर मच बेटर देन सोमालिया। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ है, इसमें आपके देश का आपको लगता है कि कोई रुझान है, ये पॉलिटिकल वादों में आता है, आपको आसपास ऐसा कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है? जैसे हमारे यहाँ आप जाएं तो कई जगह मेट्रो का वर्क चल रहा है, जैसे जुनैद ने बताया डीएफसीसी हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इस टाइप का कुछ आप न्यूज़ में पढ़ती हैं, कुछ आपको दिख रहा है न्यूज़ जैसा? आप कुछ बताना चाहें कि आपके यहाँ क्या प्रोग्राम है, हाउ आप अपग्रेड कर रहे हैं? जी बताएं। सर सीपैक चल रहा था ना, जिसकी हम जश्न मना रहे हैं 10 साल होने पर, और उनके चीफ जो हैं वो भी आए हुए थे चाइना के, और 10 साल का सीपैक का जश्न मना रहे थे। और उस पे जो कॉरिडोर्स बन रहे थे जिसमें रेलवे के निज़ाम थे, अभी तक तो 50% भी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन हम बस खुश हैं, मुतमईन हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ कभी न कभी तो जाएँगी ही ना। और जो रेलवे निज़ाम है, वो यानी कि एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया उसको तो हम चलिए देखते हैं फ्यूचर उसका क्या होता है। लेकिन अब जो यहाँ पर लाहौर की जब मैं ये लाहौर में रह रही हूँ, अगर लाहौर की बात करूँ तो काफ़ी मुश्किलात का लोगों को सामने है। टिकट्स अगर लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो अगर 5 बजे का टाइम अगर बस का होता है, बस का कह रही हूँ, उसका होता है ट्रेन का होता है ना, तो वो आपको रात 12 बजे चलेगी। तो आप खुद सोच लें कि क्या डिफ़रेंस है। अगर इस रेलवे सिस्टम को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी सोचा कि पीआईए का भी जिस तरह निज़ाम बहुत बुरा था, अगर पीआईए यानी कि एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। लेकिन पाकिस्तान में कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे ये मलिक रियाज़ हो गए और इस तरह के लोग हो गए, वो कभी भी इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और रेलवे सिस्टम, और ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट इस पे चाहिए, और लेकिन क्या करें, अब चीज़ें उस तरह नहीं हैं, हम उनको चीज़ों को उस तरह नहीं कर पा रहे, और वही यानी कि 75 सालों का वही निज़ाम चल रहा है, और उसमें टेक्निकल ख़राबी आती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर एक बाइक भी परचेज़ करते हैं तो 1 हफ़्ते के बाद उसके अंदर से भी आवाज़ें निकलने लग जाती हैं, उसका भी काम करवाना पड़ता है, उसके भी ऑयल चेंज करवाना पड़ जाता है। तो ये तो फिर भई ये रेलवे निज़ाम है, आप और इसको हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करते हैं। 75 सालों में अगर यही चीज़ें हमने बेहतर नहीं की, तो हादसे नहीं होंगे तो क्या होंगे? हज़ारा वाली यानी कि हज़ारा ट्रेन की एग्ज़ाम्पल तो हमारे सामने है। जी, जुनैद जी, आप क्या कुछ कहने वाले थे? नहीं, मैं अ, 1 मिनट एक बात बोल दूँ, मैं जुनैद जी को 2 मिनट देता हूँ और फिर 2 मिनट आपको दूँगा। ये क्लोजिंग रिमार्क हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी 35 मिनट में आ चुके हैं। जुनैद 2 मिनट आपके, आप जो भी कहना पहले उनको काउंटर कर लें, फिर अपना क्लोजिंग रिमार्क भी दे दें। जी। रिबाहा ने बोला कि आपके यहाँ ट्रेन्स को प्राइवेटाइज़ेशन करना पड़ेगा। मुझे याद है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 22 ट्रेनों का ऑलमोस्ट, मैं करेक्ट भी, मुझे करेक्ट करना आप, या मैं भी री-स्टडी करूँगा। ऑलमोस्ट 22 ट्रेन्स का प्राइवेटाइज़ेशन हुआ था। पता नहीं वो किस करवट गया। आपकी जो सबसे बड़ी सिटी है कराची, कराची जो सिटी है वो आपकी इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। और कई फिगर्स है जो 60% का भी क्लेम करते हैं, लेकिन जो जंक ऑफ द इकोनॉमी जो है वो कराची से आता है। वहाँ पे आज भी एक ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है।
और ये छोड़े, पानी का बेहतर निजाम नहीं है, टैंकर माफिया वहाँ पे एक्टिव है, और मुझे अच्छे से पता है ये टैंकर माफिया कौन चलाते हैं। और तीसरी बात, आपने हजारा की बात की, हजारा से याद आया मुझे कि पता नहीं कैसे आपने हजारा जो कम्युनिटी उनके नाम पे एक ट्रेन रख दिया। ऑल दो जब हजारा कम्युनिटी के जो लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब मारे गए, तो इमरान खान को बोला गया था हजारा कम्युनिटी की तरफ से कि आप कॉन्डोलेंस के लिए हमारे साथ आके खड़े हो जाए, तो वो भी उनसे नहीं हुआ। तो ये मेरे 3 ऑब्जर्वेशंस थे। जी और आपका क्लोजिंग। जी एक जी और जी लास्ट, हाँ हाँ बोले बोले जुनैद जी जब आप। जब हमारा जो कोविड का जब शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ इंडिया से बहुत सारे मालगाड़ी की जो गुड्स ट्रेन है वो आपके यहाँ जाती थी, जो एग्रो प्रोडक्ट्स है या यूरिया, डीएफई, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ऐसे जो कुछ चीज़ें होती थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, वो लेके जाती थी। वो ट्रेन आज भी आपके यहाँ है, आपने अभी तक लौटाए नहीं। जी रिबा लौटा दीजिए हम और लौटाएंगे कंक्लूडिंग भी रिमार्क। जुनेद जी, हम वो लौटाएंगे भी नहीं। हाँ, आपने एक बार ब्रामोज मारा था, हमने वो नहीं लौटाया, तो हम ये चीजें क्यों लौटाएंगे। लेकिन हाँ, अभिनंदन आपको लौटा दिया। हम बेजान चीजों को नहीं, बेजान चीजों को अपने पास रखते हैं, जानदार चीजों को भेज देते हैं। हम तो कहते हैं कि जो जानदार चीजें उन्हें बेजान करके वापस कर दे, हमारे कुछ मेहमान गए हुए उन्हें बेजान करके वापस कर दे, हमें हमें वो हाँ भी ये चलेगा। बात हाँ ये बात तो इन्होंने बहुत पॉइंट की कही है। आप अगर नहीं समझी, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। तो रिबा जी क्या संदेश देना चाहेंगी आप भारतीयों को और पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैं यही कहूंगी कि जिस तरह भारत काम कर रहा है, हमें भी सीखना चाहिए। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने रेलवे पर वर्किंग करनी चाहिए। जिस तरह भारत अपने रेलवे सिस्टम से अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें भी चाहिए कि हम भी इतना कंट्रीब्यूट करें अपनी इकोनॉमी से कि हम भी जो है फर्स्ट लार्जेस्ट जो है क्वालिटी वाइज इंडेक्स में आए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ये तो बातें करने से तो खैर कुछ नहीं होगा, वर्किंग करने से होगा। तो हमें वो पॉलिसीज अपनानी चाहिए जो भारत उन पॉलिसीज पे चलकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जुनैद आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या बस कहना चाहेंगे दोनों देशों के लिए? रिवाहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, भले मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा हो। और आपके गौरव आर्या जी भी तो कह रहे हैं सबसे पहले घबराना नहीं है। बस मेरा तो इतना ही हम लोग क्लोजिंग ये कह रिमार्क। देते हैं कि भाई आप घबरा जाइए, आप भगवान के लिए, अल्लाह के लिए घबरा जाइए भैया अब आप। और हमें हमारा पुराना मुल्क वापस ला दो, हमें नया हाँ नया मुल्क नहीं, ये बोल दिया। हाँ सही बात। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों को नया मुल्क दूंगा। नया मुल्क मेरे बनाते बनाते हम अजीज लगाना भूल गए। हाँ, मेरे हम अजीज पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों। सर बहुत अच्छी आवाज निकालते हैं इमरान खान की। हाँ, जब हम मूड में अभी होते हैं, अभी तो वो जेल में चले गए, मैं नहीं जाना चाहता, तो उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। जो उनका आवाज निकलेगा, मुझे पूरा यकीन है उसका भी समय ठीक नहीं चलेगा, मैं इसलिए। मैं भी कार्य करता हूँ सर, पीटीआई का। अच्छा ये तो सर जान के बहुत आपका खुशी तो मैं हुई। कह नहीं सकती आप किस किस के कार्य करते हैं। देखिए जो ये जो भारत माँ का कार्य करता है ना, वो सबका कार्य करता है, तो इसलिए हम इंडियंस जो है वो सबके बारे में सब कुछ जानते रहते हैं, खासकर अपने पड़ोसियों के बारे में। ये हमारी खास बात है। तो ऑन द लाइटर नोट, इट वाज अ गुड सेशन। मैं यही कहूंगा कि देखिए, नफरतों को तो कम करना पड़ेगा और आपको थोड़ी थियोरेटिकल रिविजिट करनी पड़ेगी। आपको अपना वेलफेयर स्टेट बनना पड़ेगा। सिक्योरिटी स्टेट आप बन चुके हैं, आपने देख लिया, उसका कोई अंजाम नहीं है। लोगों को सोचने दें, लोगों को खुल करके खुली हवा में सांस लेने दें। ये लोग वहीं रहेंगे और जब ये लोग खुल के सांस लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने से बनेगा। और आपके यहाँ भी जुनैद जैसे अच्छे इंजीनियर पैदा होंगे जो कि देश की सेवा के लिए काम करेंगे और वहाँ एक ऑल्दो अच्छा काम जी। है सर, इनके यहाँ है अच्छे इंजीनियर्स, बस वो मुल्क बदर है। मैं जानता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो कराची से है, यूएस में काम कर रहे हैं, जापान में काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, टैलेंट हर जगह होता है। टैलेंट किसी देश का और जमीन का मोहताज नहीं होता है। तो बिल्कुल है, मैं भी जानता हूँ कि कई लोग जो बेचारे सोचना समझना चाहते हैं, आप उनको निकाल देती हैं अपने घरों से, मैं अपने मुल्क से।
मैं नहीं निकालती हूँ, मैं तो चाहूँ नहीं, तो आपको नहीं, आप तो, मैं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप तो ये तो अपनी खुद घर से नहीं निकलती है, क्या निकालेंगे। हाँ, तो ये बात भी सही है कि आप इतना जो है, आप इतनी बहादुर हैं और इतना कुछ काम कर रही हैं, और आप एक कन्विक्शन के साथ पीस और लव और हार्मनी, हम भी यही देखना चाहते हैं कि चीज़ें बदल सकती हैं और चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और इतनी कोई बड़े-बड़े देशों ने लड़ाइयाँ लड़ ली, कुछ नहीं मिला, आप तो हमारे ही हो। तो हमें भी उम्मीद है कि एक दिन आपको होश के नाखून आप लेंगे, और फिर हम जो है एक एक दूसरे के साथ हमसाए बन करके अच्छे से रह सकेंगे, और आपकी डेवलपमेंट, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट होगी, तो आप अपने आप ग्रो कर जाओगे। तो इसी के साथ दर्शकों, मैं ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करूँगा। जुनैद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, और रिबाहा जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना थैंक यू सो कीमती वक़्त मच। हमारे दर्शकों के लिए दिया। आपको सबको गुड नाइट, शब्बा खैर, और फिर मिलेंगे अगले शो में। तब तक के लिए हमारे सबके चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे करते हैं ना।